हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टैक्सास, जहाँ पे हम आपको हर तरीके के फाइनेंशियल टैक्सेशन, लीगल, सेक्रेटेरियल, एफडीआई, आईपीआर सारे तरीके के वीडियोस एंड इन्फॉर्मेशनल कंटेंट करते रहते हैं शेयर। अभी तक 400 से ज़्यादा वीडियोस हम डाल चुके हैं जो कि इंडिविजुअल, कॉरपोरेट, एनजीओ हर टाइप के टैक्सेशन से रिलेटेड है। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, सो दैट यू डू नॉट मिस एनी अपडेट्स। तो आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है आपका आइस गेट या एडी कोड रजिस्टर जब हम करते हैं तो उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के वजह से रिजेक्शंस आते रहते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कि कुछ कुछ लोगों के 12, 15, 20 बार भी रिजेक्शंस आए हुए हैं, क्योंकि वो हर एक बार एक नई गलती या एक बहुत कॉमन गलती वो बार बार करते जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में वो सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा। आपने हमारे चैनल पे एडी कोड या आइस गेट रजिस्ट्रेशन की वीडियो भी देख रखी है। उसमें 25,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं और इतने सारे कमेंट्स आ चुके हैं कि लोग बहुत खुश होते हैं वो वीडियो देख के, कि वो बहुत परेशान मतलब होते हैं डीएससी को लेके। मेनली जो इशू आती है उसके लिए बहुत सारे वीडियोस वो करते हैं सर्च, बट एट द एंड हमारी वाली वीडियो से ही उनको बेस्ट सॉल्यूशन मिल जाता है। और फिर भी अगर नहीं मिलता वहाँ पे तो हम तो हैं ही फिर हेल्प करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम वो छोटी छोटी चीज़ें, टॉपिक्स, मतलब पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखना है, बेसिकली चेकलिस्ट, उस बारे में बात करेंगे, सो दैट कि वो गलती बार बार ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो रहेगा आपका कि ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ये जो आप डालेंगे, दिस शुड बी सेम एज इन योर जीएसटी एंड आईईसी। आप जब जीएसटी नंबर आपने लिया होगा या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपने लिया होगा तो वहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी यूज़ करा ही होगा। तो मेक श्योर कि जो वहाँ ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर यूज़ है वही आप आइसगेट के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वही डिटेल्स डालें। एटलीस्ट ईमेल आईडी तो होना ही चाहिए वो वाला। फ़ोन नंबर चलो एक दो केसेस में थोड़ा सा हो जाता है मैनेज, बट ईमेल आईडी मस्ट बी वन ऑफ दोज। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका कि डॉक्यूमेंट शुड बी self attested and not digitally signed। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी अटैचमेंट्स इसके अंदर जाता है, दैट इज आधार कार्ड कलर कॉपी, ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम द कंपनी, चाहे वो डायरेक्टर के नाम पे हो, चाहे वो प्रोप्राइटर के नाम पे हो, चाहे पार्टनर के नाम पे हो। प्रोप्राइटर के पे भी नाम पे ना बहुत बार वो मांग लेते हैं ऑथराइजेशन लेटर, लेकिन वो किस केस में मांगते हैं? जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेटर पे प्रोप्राइटर का नाम ना हो। तो अगर आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड पे लेटर पे अगर प्रोप्राइटर का नाम है तो फिर आपको ये ऑथराइजेशन लेटर की नीड नहीं पड़ती है। लेकिन अगर प्रोप्राइटर का नाम नहीं है तो आपको प्रोप्राइटर के भी नाम पे, ऑब्वियस सी बात है, प्रोप्राइटर के इसको ऑथराइज करेगा। बट ऐसा है बहुत बार मैंने देखा है कि वो लोग मांग लेते हैं। तो अगर आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड में जो कि पहले आया करता था उस पर प्रोप्राइटर का नाम नहीं हुआ करता था, तो आपको खुद ही को वो असाइन करेगा या कंपनी प्रोप्राइटर को असाइन करेगी और वो खुद ही असाइन करेगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, दैट शुड बी सेल्फ असाइंड, दैट इज आधार कार्ड कलर कॉपी, उसके बाद ऑथराइजेशन लेटर, बैंक एडी कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड और जीएसटी सर्टिफिकेट। बेसिकली ये अटैचमेंट्स जाते हैं। दीज ऑल शुड बी सेल्फ अटेस्टेड एंड नॉट डिजिटली साइंड। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कि आपको ये ध्यान देना है कि जो आधार कार्ड की कॉपी आप डाल रहे हैं स्टेक होल्डर का या ऑथोराइज्ड पर्सन का, वो कलर कॉपी होना चाहिए। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि हम जेरॉक्स कॉपी या प्रिंटेड कॉपी को स्कैन करके डाल देते हैं, बट मेक श्योर इट इज़ कलर्ड एंड सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद वो है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड शुड बी डाउनलोडेड फ्रॉम पोर्टल। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का जो लेटर है या कॉपी है वो आपका, जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की साइट से डाउनलोड करते हैं, ओरिजिनल टाइप की जो कॉपी आती है वो डालनी है। सैम्पल ये रहा, ऐसा ही आपको डालना है। इसके अलावा अगर कोई और डाल रहे हैं आप कॉपी तो वो रिजेक्शन होने का चांस है, या फिर उसमें फिर आपको एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन मांग लेंगे। तो मेक श्योर कि जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की कॉपी डाल रहे हैं वो यही हो। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो है डिजिटल सिग्नेचर टोकन।
जब भी मेरे पास कोई इंक्वायरी आती है रजिस्ट्रेशन के लिए तो 70% केसेस में उनको पता नहीं होता है कि जो डीएससी यूज़ होना है वो विथ साइनिंग एंड एनक्रिप्शन होना है, जिसको कि हम कॉम्बो भी कहते हैं, कॉम्बो डीएससी। बेसिकली इसमें क्या होता है, एनक्रिप्शन होता है आपका अलग से एक पार्ट। तो साइनिंग विथ एनक्रिप्शन होना चाहिए आपका, ना कि नॉर्मल डीएससी। अगर आपके पास नॉर्मल डीएससी है तो उसको एनक्रिप्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। बट आपको जो है साइनिंग विथ एनक्रिप्शन, और अगर आप कंपनी के नाम पे अप्लाई कर रहे हैं या किसी कॉर्पोरेट के नाम पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको ऑर्गेनाइजेशनल डीएससी बनाना पड़ेगा, जो कि कंपनी का जीएसटी सर्टिफिकेट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लाइसेंस भी डीएससी के केस में यूज़ होता है। वैसे तो जीएसटी आरसी से भी मतलब हो जाता है, बट कई बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी मांग लेते हैं। तो उस डीएससी बनाने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो बेसिक डॉक्यूमेंट तो है ही, पैन, आधार, फोटो, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद डीएससी ऑथराइजेशन लेटर, कि डीएससी जो ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे अप्लाई करा जा रहा है तो ऑथराइज पर्सन कौन है उसके लिए भी लेटर जाएगा एक अथॉरिटी का, और जीएसटी की सर्टिफिकेट एंड रिटर्न की एक कॉपी, लास्ट मंथ की एक रिटर्न की कॉपी भी मांग लेते हैं। तो मेक श्योर कि जो आपकी डीएससी है विद साइनिंग एंड एनक्रिप्शन है, वो कैसे चेक कर सकते हैं आप, तो मैं आपको वो अभी भी एक स्क्रीनशॉट डाल दे रहा हूँ कि ये सारे ऑप्शंस वहाँ होने चाहिए ट्रू। अगर इसमें से एक भी फॉल्स है तो फिर आपको अपने डीएससी वेंडर से बात करना है ताकि फिर वो कन्वर्ट करे या फिर उसको सॉर्ट करे। उसके बाद जो एक सबसे मतलब बहुत बार लोग क्या होता है कि पैनिक कर जाते हैं, 2 दिन 3 दिन लग गए सर अभी तक आई नहीं आया है आइस गेट, तो क्या किसी को कहीं पैसे दे के कुछ जल्दी करवा सकते हैं क्या? तो आप ऐसा ना करवाएं, डू नॉट पे एनीवन, क्योंकि ये सिंपली ऑनलाइन प्रोसेस है, ठीक है। कस्टम्स के पास है, वो अपने आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे कर देते हैं। और कई बार जैसे कभी हॉलीडेज़ रहता है या कुछ भी थोड़ा साइड डाउन रहता है तो 2-3 दिन के टाइम लग जाते हैं। तो नॉर्मल टाइम फ्रेम जो है वो 2 से लेकर 10 दिन है। 2 दिन में भी वो आते हैं अप्रूवल और 10 दिन तक अप्रूवल चाहते हैं। तो 2 से लेकर 10 दिन में आपका आ ही जाएगा रिजेक्शन या अप्रूवल, कुछ ना कुछ आए, ऐसा नहीं है कि कुछ ना आए। तो आपके पास अगर मेल नहीं आया तो इट मीन्स कि वो भी पेंडिंग फॉर अप्रूवल है, यू नीड टू वेट। आपको ज़्यादा वो नहीं करना है। तो पैसे के चक्कर में कोई अगर आपको ये कह रहा है कि मैं आपसे पैसे लेके जल्दी करवा दूंगा तो वो गलत कह रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सारे थे आइस गेट के लिए। अब एडी कोड के लिए ही वैसे ही 2-3, अब पहला स्टेप रहता है आपका आइस गेट, उसके बाद होता है एडी कोड। आइस गेट आपने अप्लाई करा है तो उस सिंप्लीफाइड अगर आपने करा है या फिर पहली बार आपने अप्लाई करा है तो कन्वर्जन के लिए अप्लाई करते हैं डीएससी के लिए, या फिर नया अप्लाई करते हैं। तो दोनों के केसेस में 2 से लेकर 10 दिन तक का टाइम लग जाता है। एक बार जब वो अप्रूवल आ गया फिर आप लॉगिन करके एडी कोड ऐड करते हैं। एडी कोड कैसे ऐड करते हैं उसके लिए भी अलग से वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। अभी उसमें हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देना है हम उस बारे में बात करेंगे। चेकलिस्ट फॉर एडी कोड। तो पहला पॉइंट जो रहेगा वो है कि डू नॉट साइन यूजुअल वे। डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली साइन तो करने होते हैं, बट कैसे, ये नहीं कि आपने पीडीएफ को जैसे हम डीएससी से साइन करते हैं कंप्यूटर में चूज़ किया, पीडीएफ में जाके वो स्क्वायर बॉक्स बनाया, चूज़ किया, फाइल कर दिया, मतलब साइन कर दिया, वैसे नहीं। आपको आइसगेट के साइट पे जाके ई संचित बोल के ऑप्शन है, वहाँ पे जाके अपलोड करके डिजिटली साइन करना पड़ेगा। और वहाँ पे डॉक्यूमेंट की लिमिट 1 MB है। आप 1 MB से कम डॉक्यूमेंट के साइज़ को रखें और फिर वहाँ जाएँ और सारे डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करना है। और वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में क्या क्या चीज़ें जाती हैं, तो वहाँ जो जो जाता है वो है आपका कंपनी का पैन, फिर प्रोप्राइटर का कलर आधार, उसके बाद आता है आपका अथॉरिटी लेटर फ्रॉम कंपनी, उसके बाद जाता है आपका बैंक एडी कोड लेटर, उसके बाद जो आपका जाता है वो है आपका चेक, कंपनी का चेक जो बैंक अकाउंट आप वहाँ पे ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं वो, उसके बाद प्रोप्राइटर का या पार्टनर का पैन कार्ड, ये कंपनी का था और ये पार्टनर या प्रोप्राइटर का हो जाएगा पैन कार्ड। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप अगर उसमें डाल देंगे तो उसका, और जीएसटी एंड आईईसी, बस ये सारे डॉक्यूमेंट्स को डाल के मर्ज करना है एक पीडीएफ फाइल में, कंप्रेस करना है और टोटल फाइल साइज़ को 1 MB से कम रख देना है।
अब इस डॉक्यूमेंट में सेल्फ अटेस्टेड हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आप इसको डिजिटली साइन करेंगे ही अभी और फिर वो अपलोड होगा। तो इस संचित पे कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना और साइन करना ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, तो चैनल पे आप लेना इस ये वीडियो और ज़्यादा लंबा ना हो जाए। उसके बाद जो है वो है कि एडी कोड जो है हैज़ टू बी एडेड वंस। आपने हो सकता है रजिस्ट्रेशन के टाइम हो सकता है कि बहुत मतलब सब लोग करते ही हैं कि सारे पोर्ट्स चूज़ करते हैं हम लोग या एक से ज़्यादा करते हैं, तो मेक श्योर कि एडी कोड आपको हर पोर्ट में नहीं ऐड करना पड़ता। आप किसी भी एक पोर्ट में अगर ऐड कर देंगे तो वो अपने आप इंटरनली बाकी सारे पोर्ट्स में फैच कर लेता है, और अगर आप दूसरे पोर्ट में ऐड करने के लिए जाएंगे तो रिजेक्टेड का ऑप्शन आ जाएगा और वो मैसेज आएगा कि प्लीज़ सेंड द ऑथराइज एप्लीकेशन फ्रॉम द ओरिजिनल पोर्टल या ऐसा कुछ। तो अगर आपका किसी भी एक पोर्ट में एक एडी कोड रजिस्टर हो चुका है, अप्रूव हो चुका है, तो आपको किसी और में ऐड नहीं करना है, ठीक है। कोई और एडी कोड है अगर किसी और बैंक का है तो भले ही आप वो डाल सकते हैं, बट एक बैंक का एक एडी कोड एक ही बार आपको डालना है किसी भी पोर्ट में, अपने आप वो बाकी में चूज़ कर लेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम में जो बैंक्स ऐड होते हैं वो आपको सारे बैंक्स ऐड करने पड़ेंगे वहाँ पे, और जिस जिस पोर्ट में आपको चाहिए उस पोर्ट पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एडी कोड इज़ डिफरेंट, दिस इज़ डिफरेंट। ये एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम बैंक तब ऐड करना पड़ता है जब आपको ड्यूटी ड्रॉबैक या क्रेडिट रिसीप्ट या फिर कोई एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्लेम करना रहता है। आपको जब ये सारी चीज़ें क्लेम करनी होती है तो आपको उसी बैंक में क्रेडिट मिलेगा जिस बैंक को आपने वहाँ पे ऐड कर रखा है इन योर एक्सपोर्ट स्कीम। अगर वहाँ आपका बैंक नहीं ऐड है तो आपको नहीं मिलेगा क्रेडिट और आपको इशू आएगी। तो आप उसको क्या करें, वहाँ पे ऐड कर दें। मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो इसके बारे में भी, दोनों पॉइंट्स के बारे में डिटेल में बना दूँ, रिजेक्शन पॉइंट्स और कैसे स्टेप्स रहते हैं और क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी रहती है, जहाँ पे कि इस संचित एंड ये पोर्ट कोड्स के बारे में। अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं सो दैट हम उस पर काम करें, नहीं तो अगर नहीं पड़ती नीड तो फिर बनाने का काम नहीं है। तो आई थिंक दिस वीडियो वाज ऑफ हेल्प। मुझे इसमें जो भी मैक्सिमम चीज़ें लगी हैं जो कि कवर हो सकता था। और यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान रख लेना है कि मैनुअल इंटरवेंशन कहीं भी नहीं है, 2-3 दिन का की बात रहती है, तो मैनुअली का कोई सीन नहीं हो, तो आप किसी को पैसे देने के चक्कर में ना पड़ें। एडवांस में रजिस्ट्रेशन करवाएं, एडवांस में अप्रूवल फाइल करें ताकि 1-2 दिन का टाइम भी लगे तो आपको दिक्कत ना आए। बाकी और भी किसी भी चीज़ के लिए वीडियो अगर आपको चाहिए तो डू कमेंट इन द सेक्शन एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। प्लीज़ डू फॉलो द चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। थिंक टैक्स आज।